नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, ऊपरी स्तरों से जो बाजार फिसला है, क्या आखिरी के 1 घंटे में आएगी रिकवरी? सवाल नंबर 2, कल तक की पिटाई के बाद जो रिकवरी आ रही है, क्या वो बजट रैली के बजट तक कंटिन्यू रहेगी या अभी बाजार को एक और बड़ा गोता लगाना बाकी है? सवाल नंबर 3, पीएसयू बैंक्स में जिस तरह की एक रिकवरी देखने को मिली है, अभी वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए? मेटल की रैली क्या हो गई पूरी, जिस तरीके से चांदी और सोना टूटे हैं? और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, रेलवे और डिफेंस शेयरों में अभी क्या करें? इसके अलावा जो भर भर करके सवाल आप लोग भेज रहे हैं, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर भी इसी कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेने की। हमारे पहले प्रश्न पूछने वाले हैं गौरव त्यागी जी। कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते। नमस्ते आपको भी। कह रहे हैं टेक्स मैको रेल के शेयर 260 पर लिए थे और अब एवरेज करने के बाद प्राइस 172 हो गया है। 172 पे 600 शेयर होल्ड कर सकते हैं 6 महीने तक। क्या मुझे अपने प्राइस के लिए वेट करना चाहिए? तो पहले 260, फिर एवरेज करने के बाद 172 और उसके बावजूद 50 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान इन्हें हो रहा है। आज 1% की तेजी जरूर है, लेकिन अभी क्या करें सर? 6 महीने और वेट कर सकते हैं? जी मैं अभी बोलूंगा स्ट्रिक्टली यहाँ पे अभी भी कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव ट्रेंड ही चल रहा है। मुझे लगता है कि ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। जिस तरीके से कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है रिसेंटली, 200 जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके भी सपोर्ट ऑलमोस्ट 129 था, उसके नीचे आ गया। सो मुझे लगता है कि अगला जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना वो ऑलमोस्ट 110 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो स्टॉक भागेगा 135 138 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे, लेकिन उससे पहले तो नहीं। तो अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी भी ज़्यादा पेन आपको रहने वाला है। अब देखिए, आपको एग्जिट करना है तो आपका कॉल आप लीजिए, बट स्टॉक चलेगा 135 इसके ऊपर क्लोजिंग पे, और सपोर्ट है 110 पे, 110 पे। सो 110 के आसपास का स्टॉप लॉस अब मेंटेन जरूर कर लीजिए। ये बात है आपके लिए। एपीजी टू इंटरटेनमेंट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं बीएचईएल को लेकर के। सर बीएचईएल में बहुत सवाल आए, क्योंकि जिस तरीके से टूटा ना 300 के आसपास से, वो थोड़ा सा लोगों को परेशान कर रहा है। 100 शेयर इनके पास है, 6 महीने का नज़रिया है। बीएचईएल में जो दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, अब क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने ख़रीदा हुआ है, जिनके पोर्टफोलियो में है, उनके लिए कोई विशेष सलाह आपकी तरफ से है? आपकी राय क्या होगी बीएचईएल को लेकर सर? देखिए, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बट द थिंग इसकी शॉर्ट टाइम में ऑलरेडी चला है और मार्केट का एनवायरनमेंट भी उतना अच्छा नहीं है। सेंटिमेंट खराब होने के चलते मुझे लगता है कि एक बार अगर किसी के पास है, आप फॉर द लॉन्ग टर्म मिड टर्म आप बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक अभी नहीं चलेगा। स्टॉक चलने के लिए 290 एंड अबव एक बार क्लोजिंग होना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 220 के आसपास मेंटेन करना है, बने रहना है। अगर किसी को बाय करना है अभी नहीं, एक बार वेट कीजिए। मुझे लगता है कि 225-30 एक बढ़िया जोन आपको मिलेंगे, करेंट जोन से भी आपको नीचे मिलेंगे, तब जाके आपको एक्युमुलेशन करना है, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं सर, ये फिलहाल के लिए सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है, ये भेजा गया है हमारे एक दर्शक हैं, जो कि जानना, अच्छा ईटीएफ को लेकर के काफ़ी सुबह हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में भी बातचीत की है। अभी प्रदीप जी से भी बातचीत होगी। अगर हो सके तो इसको जो है हम लेकर के आएंगे थोड़ी देर में, टी स्प्लिट भी इसका। जाम कोडरमा गुजरात से दिलीप जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं गुजरात से हैं, नमस्कार। और कह रहे हैं विपुल सर, प्रदीप सर भी गजब हैं, कहाँ चले जाते हैं? कहीं शादी वादी की तैयारी में तो नहीं है? बहुत शानदार। तो सर ये तो उत्तर वही दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी, और ये हिंदुस्तान कॉपर के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। अमित जी हैं, अमित सोन टके साहब। कह रहे हैं प्रदीप सर नमस्कार, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू, प्लीज टेल मी स्टॉप लॉस फॉर हिंदुस्तान कॉपर। आज सर गिरावट देखने को मिल रही है, 30 शेयर इनके पास है 500 के भाव पे, और कह रहे हैं कि मैं इसे 1 से 2 साल तक होल्ड करना चाह रहा हूं। लेकिन जिस तरह से आज टूट रहा है, क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? क्या यहाँ पर एवरेज करने की सलाह यहाँ पर आपकी रहेगी? इस पर टिप्पणी लें। उसके साथ साथ हमारे साथ राजकुमार जी भी फोन लाइन पर हैं और इसी शेयर पे हैं शायद। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्ते मुकम, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं राजकुमार जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत आनंद आ रहा है आपका प्रोग्राम देख कर। अरे सर थैंक यू थैंक यू। कहाँ से हैं राजकुमार जी आप? सर मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। उदयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, वाह सर, बड़ी शानदार जगह से बोल रहे हैं।
और आपकी ये आवाज़ में भी। पधारो, कभी मौका दो सेवा का। अरे सर बिल्कुल सर, उदयपुर इतनी खूबसूरत जगह, मतलब कल्चरली मतलब 2-3 स्टेट तो ऐसे हैं जो कि मुझे बड़े पसंद हैं। एक तो है कोलकाता पश्चिम बंगाल अपना, और दूसरा है राजस्थान। मतलब बहुत रिच राजस्थान कल्चर में है भी दोनों उदयपुर जगहों पर। बहुत अच्छी जगह है सर, काफी हाँ, लोग यहाँ आते हैं वेडिंग अपना करने के लिए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती है, अरे सेलिब्रिटी वगैरह। मतलब बॉलीवुड की सारी शादियां आप लोग करवा रहे हैं उदयपुर के अंदर, क्या ही कहा जाएगा। यस सर, आप सर सेवा का मौका दें सर, पधारा। अरे सर, अरे सेवा क्या सर, आपका बिल्कुल आएंगे आपसे मुलाकात करने। आज बताइए कैसे याद अच्छा किया। लगेगा सर, हाँ सर, कैसे लग रहा है प्रोग्राम वैसे आपको, और क्या सवाल है आपका। बहुत शानदार सर, सीख रहे हैं सर, आपसे सीख रहे हैं सर। अरे सर थैंक यू सर, क्या सवाल है सर आज आपका। बहुत बहुत हेल्प मिलती है, हमारा मैडम है, ये हल्दर जी है, अमित जी है, जितने भी आपके एनालिसिस है, सुपर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वही यहाँ पर मिलती है, तो हम लोगों का भी उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। थैंक यू सर, और बताइए क्या सवाल है आपका। ये हिंदुस्तान कॉपर लिया था कल मैंने 557 पे, 517 पे 557। 557 कब कब लिया, कल ही लिया है क्या आपने। कल लिया था, ये रैली चल रही थी चांदी की, तो मैंने कहा चलो अपन भी थोड़ा सा बेटी गंगा में हाथ धो लें। थोड़ा सा गलत एंट्री हो गई आपकी, लेकिन कोई बात नहीं सर, कोई राय दे दो आप। चलिए कोई बात नहीं, अभी बात कर लेते हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं हिंदुस्तान इसे? जिंक भी है सर, कल ही लिया था 696 पे। कौन सा सर, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक 696 पे, ठीक है, दोनों पे बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज हैं, तो मेटल पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और कब तक नजरिया क्या है आपका, कब तक होल्ड कर सकते हैं। नजरिया तो सर जब फायदा मिलेगा जब ही निकलेंगे। अच्छा बाजार में ऐसी कस्में मत खाया कीजिए, कुछ पता नहीं होता है। चलिए लेकिन ठीक है, अभी कॉपर और जिंक दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले कॉपर पे सर 557 पे लिए हुए हैं, और आज ठीक ठाक कटो मतलब गिरावट आ गई है। ये गिरावट कितनी सीरियसली देखनी चाहिए, और काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे थे कब कब थमेगी रैली, कब थमेगी। काफ़ी रनअप आ चुका है, अब क्या करना चाहिए इनको। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी धन्यवाद, उन्होंने इतने सारे कमेंट्स किए। एंड सेकेंड थिंग देखिए, लगातार हमने हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर में इंटरनेशनल मार्केट में भी एक तरफा हमने रैली देखा है। सो मुझे लगता है कि एक तरफा रैली के बाद एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए थोड़ा कभी कभी रुकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर में जस्ट एक हेल्दी करेक्शन चल रहा है अभी। अब उनका बाइंग है, आई थिंक उन्होंने बताया 517-18 के आसपास। इनका तो नहीं, देखिए, 557। हाँ 557, ओके, तो फिर तो उनका थोड़ा ऊपर में बाइंग हो चुका है। मुझे लगता है ना एक बार आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि चार्ट वीकनेस है, ऐसा नहीं कि मेरा व्यू नेगेटिव है, व्यू पॉजिटिव है, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में चला हुआ है। एक बार आपको अगेन हाई पॉसिबिलिटीज है 475 480 तक एक बार पैनिक लो आपको दिखा सकता है, उसमें आपको अगेन एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। और अगर किसी के पास नहीं है, आपको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप बैठे थे, तो वेट कीजिए, आपको और थोड़ा नीचे मिलेंगे, उस टाइम पे आपको एवरेज करना है। क्योंकि मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाई 530 540, इस जोन पे मैं बाई करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक तरफा रैली, अगर एक बार अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, मुझे लगता है कि 480 के आसपास से आपको एक स्टैगर मैनर पे वहां पे भी आके पूरा पैसा नहीं डालना है, स्टैगर मैनर पे आपको ऐड करना है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉपर का जो प्राइस वगैरह है, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पूरा साल चलेगा, हमारा रिसर्च डेस्क से भी हमारा यही स्टैंड है, पूरा साल 2026 मेटल, कॉपर, सिल्वर अभी भी भागने वाला है। सो डेफिनेटली आप बने रहिए, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो घबराने जैसा कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको उत्तर मिल गया होगा। सर जरा हिंदुस्तान जिंक पे भी बहुत क्वेरीज आ रही हैं लोगों की। ये भी एक तरफा रैली रही है यहाँ पर। चांदी में आज काफ़ी दिनों बाद गिरावट देखने को मिली है। क्या व्यू लिए अभी 796 पे इन्होंने लिया हुआ है, 20 रुपये इनकी खरीद से नीचे आया है। यानी कि आज की जो गिरावट है वही इनका नुकसान है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी यहाँ पर किस लेवल पे आकर के एवरेज करना चाहिए, और एवरेज करना भी चाहिए या नहीं। देखिए मुझे लगता है कि 652 के आसपास आज लो था। देखिए 652 से अगेन एक लो लगाने के बाद फिर से रिकवरी मोड पे ही है। तो 694 का एक हाई था, 680 का भी प्राइस चल रहा है। सो मोटा मोटा रिकवरी मोड पे ही है। अगर आप फ्रेश बाय या तो एवरेज करने के बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है कि एक बार आपको एक पैनिक डे के लिए वेट करना चाहिए। वो 625 615 के आसपास आपको मिलेंगे। अगर उस टाइम पे थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आपको एवरेज करना चाहिए। देखिए आप अगर एक दो दिन वेट करेंगे, हो सकता है कि 665 660 में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप कितना रिस्क लोगे उसके हिसाब से आपको जिंदगी में रिवॉर्ड मिलता है। आप
मैं अभी भी मैं आप करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिख रहा है 750 एंड 780 800 पूरा साल भर जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अभी बाई करना अपने आप में रिस्क को, मतलब बोल बोल के बोलना कि भाई आप आ जाओ मेरा पैसा लूट के ले जाओ, ऐसा है कि इतना ऊपर भागा है। एक बार वेट कीजिए शांति से, 615 से सोचेंगे कि कहाँ पे आता है। लेकिन बेस जो अगर मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 580 590 615 से आप स्टार्ट कीजिए अपने बाइंग को, बने रहिए, साल भर चलेगा। ठीक। उम्मीद करते हैं इन दोनों पर आपको जो है संतोषजनक उत्तर जो है वो मिल गया होगा। और सर, चूंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे सिल्वर की गिरावट को लेकर के, अगर जरा एक दो अगर आप ईटीएफ्स देखिए, क्या चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कोई भी एक ईटीएफ, अगर चूँकि सबके चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, चाहे वो टाटा का हो, निपॉन का हो। आज सुबह भी हमने इस पर बातचीत की है, अभी हम अपने दर्शकों को टी स्प्लिट भी दिखाएंगे। लेकिन अभी इन ईटीएफ्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपका व्यू क्या है? हालांकि रिकवरी थोड़ी सी आई है निपॉन इंडिया के सिल्वर ईटीएफ में, एक समय 16%, 15%, 18% तक की गिरावट थी। अभी क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? अच्छी रिकवरी आ गई लोअर लेवल से। जी, आप म्यूट हो गए सर। सो सॉरी। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखेंगे, अच्छा खासा रैली सिल्वर में पास्ट में भी आया है। एंड जिस तरीके से सिल्वर लगातार ऊपर जा रहा है, अगर मैं फरवरी का ही फ्यूचर देख रहा था, अभी 3,19,800 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो जिस तरीके से लास्ट एक साल में, मतलब मोर देन 120% से ज्यादा रिटर्न है। मैं बोलूंगा 1 घंटे का ना एक एवरेज प्राइस आप मेंटेन कीजिए। 1 घंटे का अगर आप एक एवरेज प्राइस मेंटेन करके जाते हैं, सो आपके लिए स्ट्रिक्टली मैं स्टॉप लॉस आपको मैं बता देता हूं। मैं आपको 1 घंटे का एवरेज प्राइस बता रहा हूं, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि लगातार एक हायर हाई सिल्वर में चल रहा है और 1 घंटे का एवरेज प्राइस अभी जो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 3 लाख के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और पोजीशन को लॉन्ग कीजिए। अब इस हिसाब से देखा जाए, सपोज जितने भी आपका ईटीएफ है, अब ईटीएफ जैसे ही आप थोड़ा, एक्चुअली देखिए ईटीएफ तो चल रहा है अपना मेन जो सिल्वर है इसके ऊपर ही बिल्कुल बिल्कुल। जो है चल रहा है, तो आप ना मेन जो सिल्वर है इसको फॉलो कीजिए। एंड जैसे ही 3 लाख के नीचे आता है ना, आपको एक बार प्रॉफिट, आपको एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अपने जो प्रॉफिट चल रहा है इसको एक बार बुक करना है। उससे पहले अभी भी आप बने रहिए, क्योंकि आज का भी जो लो हम देखेंगे, जो फरवरी का फ्यूचर है 3,05,000 के आसपास का है, 3,05,550 के अराउंड है। तो आज भी 3 लाख ब्रेक नहीं हुआ है। 3 लाख एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर 3 लाख इसके नीचे सस्टेन होता है तो शॉर्ट टाइम में क्रैक आ सकता है। और आप न्यूज में ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि हाई बहुत अलग अलग जगह पे चल रहा है। स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मुनाफा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप 50%, 60%, 20% प्रॉफिट चल रहा है। तो आप प्रॉफिट मुनाफा आप बांधने के बारे में भी सोचिए। लेकिन मैं यहाँ पे बाय कॉल नहीं देना चाहता। आई नीड ए करेक्शंस। करेंट जोन से अगर फ्रेश 20-25% करेक्शंस मिलता है, सो मैं कंफर्टेबल रहूंगा। उस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन करेंट जोन से अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो अभी 20 से 25% करेक्शन का वेट करें। जो लोग अभी तक नहीं खरीदार बने हैं उनको उन लेवल्स के आसपास जाकर के खरीदना चाहिए, ये कह रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल जी। देखिए ना, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग स्टैंड रहता है, ओपिनियन रहता है। बट मेरा स्टैंड, हमारे क्लाइंट को हम यही सलाह दे रहे कि भाई साहब इतने ऊपर गोल्ड सिल्वर को हमको खरीदना नहीं है। हाँ, अगर नहीं, कल ठीक है, को वो जाके आपकी बिल्कुल कुछ भी, बिल्कुल। हाँ, कुछ भी क्रैक आता है, उस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल हो जाएगा, उस टाइम पे हम बाय करेंगे। लेकिन अभी हम बाय नहीं करेंगे। और जो लोग मतलब मान लीजिए एक मुश्त पैसा लगा रहे थे, तो उनको भी क्या 20-25% की गिरावट के बाद एवरेजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप एवरेज करने के बारे में भी सोच रहे हो और थोड़ा बहुत अगर आप वेट कर रहे हो, सो एक करेक्शन देखिए, ऐसा नहीं कि 20% ही क्रैश होगा, हो सकता है कि 15%। लेकिन करेंट जोन से जिस तरीके से ऊपर आया है, एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15-20% कभी भी डीप मिलता है, तो उस डीप में हमें एक्यूमुलेशन या तो फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। बिल्कुल। तो ये आप लोगों को, बहुत लोगों के जो सवाल आ रहे थे, निपॉन ईटीएफ, ये ईटीएफ, वो मोटी मोटी चाल सबकी एक ही जैसी है। तो इसलिए आप लोगों के लिए, जो लोग भी गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं, करेक्शन में बाय करिए। अभी तुरंत कूदने की कोशिश मत कीजिए, बहुत अंधाधुंध रैली आ चुकी है। लेकिन हाँ, ये तो प्रदीप जी की राय है, बाकी एक्सपर्ट की भी राय अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो हमारा सुबह 11:30 बजे का सेगमेंट जो है हम दिखा दें, सिल्वर ईटीएफ वर्सेस स्टॉक्स।
जी हाँ, सिल्वर ईटीएफ में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या फिर किसी शेयरों में अभी पैसे लगाने चाहिए, सिल्वर ईटीएफ में क्या पैसे रोक करके क्या शेयर बाजार में पैसे लगाएं आज की रिकवरी को देखते हुए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है। जा करके आप देखिए टाटा के सिल्वर ईटीएफ, निपॉन के सिल्वर ईटीएफ को लेकर के। इसके अलावा बहुत सारे शेयरों पर भी बातचीत हुई है। तो जैसे ये कार्यक्रम ख़त्म हो, जा करके आप लोग आराम से जो है इस सेगमेंट को देखिए, अपनी टिप्पणियाँ जो है वो हमें भेजते जाइए। इसमें वारी एनर्जीज, बीएससी, ग्रो, तमाम जो है सिल्वर ईटीएफ्स को लेकर के डिटेल में हुई है बातचीत। और साथ ही साथ टाटा स्टील, यस बैंक, सीडीएसएल, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, जेएनके बैंक, अपोलो टायर्स, बीएससी, एमसीएक्स, ग्रो जैसे शेयरों पर आप राय जान सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी सिल्वर ईटीएफ को लेकर के, गोल्ड ईटीएफ को लेकर के आपके मन में दुविधा है तो शाम को 4 बजे वो हमारा सेगमेंट देखना मत भूलिएगा कि क्या ये जो गिरावट है इसमें बाय किया जा सकता है या फिर वेट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब जिनकी एसआईपी चल रही है उन्हें क्या करना चाहिए, ये तो हम शेयर बाजार के लिहाज से बता रहे हैं, लेकिन जिनकी एसआईपी चल रही है क्या उनको एसआईपीज में भी किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। तो ये आप शाम को 4 बजे हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी जी होंगे, उनके साथ आप पूछिए अपने सवाल। दिव्या और अभिषेक रहेंगे आपके प्रश्नों को हमारे मेहमानों तक पहुंचाने के लिए, और बाकी म्यूचुअल फंड से जुड़े जो सवाल रहते हैं, आपके पोर्टफोलियो रहते हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शीतल जी हमारे साथ हैं, बहुत देर से वेट कर रही हैं, माफ़ कीजिएगा शीतल जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बस एकदम बढ़िया सर, आपका शो देख के एकदम बढ़िया हो जाते हैं। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। कहाँ से बोल रही हैं आप? मुंबई से। मुंबई से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। और बताइए मैम, कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने एफकॉन्स का मुझे आईपीओ लगा था एट द रेट ऑफ 463, 32 शेयर है मेरे पास जी। तो क्या करना चाहिए मुझे? आपने 463 का आईपी प्राइस पे लगा था ना जी? अच्छा। और मैम अभी तो पूरा बाजार ही डाउन है, तो ये भी डाउन है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां उस तरीके से चली भी नहीं है। आपका नज़रिया क्या है वैसे मैम? सर रख सकती हूँ 1-2 साल, बट मुझे एवरेज करना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है मैम। प्रदीप जी बताइए जरा, एफकॉन इंफ्रा पे इनका प्रश्न है। लिस्टिंग के बाद से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। अभी मैम को क्या करें, एवरेजिंग करनी है तो किस लेवल पे करें, एवरेजिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपका व्यू क्या है? देखिए, अगर टॉप से देखेंगे, मोटा मोटा टॉप से 40% नीचे है, और आईपीओ का जो जोन है वहां से देखेंगे अभी भी 20% नीचे है। और रूल नंबर 2 इस आईपीओ अगर दिन का जो हाई है या तो बेस है, आईपीओ बेस, उसके नीचे अगर सस्टेन होता है, हमें कोई भी कंपनी में नहीं रहना है। और ऐसा बहुत सारे कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज में भी हमने देखा है कि आईपीओ हाई से ऑलमोस्ट 30%, 40%, 50% नीचे, मोटा मोटा एवरेज करेंगे 30-35% नीचे चले जाता है। सो हमें लगता है कि एक बार मैम को ना इग्नोर करना चाहिए, एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टॉक चलेगा अगेन 450 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो, अदरवाइज नहीं चलेगा। और अभी तो ऑल टाइम लो में आ चुका है, तो बिल्कुल एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अगर एटलीस्ट 380 इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं होता है ना स्टॉक, अगेन आपको 280, 270 तक जा सकता है। अभी 345 का प्राइस है, क्योंकि जस्ट 20% ही नीचे गिरा है, अभी भी फिर से 25-30% नीचे गिरने का पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा, चाहे तो एक बार एग्जिट भी करके जाइए। एक बार चाहें तो लॉस बुक कर लीजिए, हो जाती हैं कई बार गलतियां, कोई बात नहीं। बाजार में फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं होते हैं शीतल जी, कभी कभी नुकसान बुक कर लेना ही, छोटा नुकसान बुक करना आसान है, बड़े घाटे से बेहतर है ये। चलिए इस बीच राहुल यादव जी की टिप्पणी आई है। राहुल यादव जी कह रहे हैं, विपुल प्लस प्रदीप जी आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार। सुजलॉन और जियो फाइनेंस में बाय कर सकते हैं क्या और कहाँ एंट्री कर सकते हैं? प्रदीप सर के दर्शन कम हो रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बताइए सुजलॉन और जियो फाइनेंस, 2 स्टॉक्स पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सुजलॉन मतलब नहीं चल रहा, 45-46 पे अब आ चुका है, लोअर लेवल से रिकवरी है, 1.5% के आसपास की आज मजबूती है। अब रिजल्ट के बाद क्या कुछ तेजी आएगी कि नहीं, जरा बताइए प्रदीप जी, आपका व्यू क्या है सुजलॉन को लेकर के? और इसके बाद जरा जियो फाइनेंस पे भी नज़र डालते हैं फ्रेश एंट्री के लिहाज से। जियो फाइनेंस का ना एक व्यू है कि जियो फाइनेंस बहुत हाई बीटा काउंटर है, और अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट मैं देख रहा हूँ वो 220-25 से पहले बाय करना नहीं चाहिए। अगर किसी का व्यू है तो एकदम 220-25 के आसपास से ना स्टार्ट करेंगे बाइंग, लेकिन उससे पहले नहीं। अभी 261 पे तो बाय नहीं करेंगे।
और सुजलॉन मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ इसमें। और आई थिंक मैंने कॉल भी दिया था सुजलॉन पे 50-51 के रेंज पे, और एक साल का मेरा व्यू था, और उसमें मैंने 42 का स्टॉप लॉस दिया था, जो कि ये कॉल अभी भी एक्टिव है। और अभी 46-47 का जो प्राइस है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास है, आपको बने रहना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 42 पे आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 42 के नीचे मैं इसमें मेरा व्यू नेगेटिव हो जाएगा फिर से। इनफैक्ट मैं तो 74 से नेगेटिव व्यू था मेरा, और मैंने 51 पे रिकमेंड किया, और 6 महीने तक मैं नेगेटिव था। 51 पे ऐसे ही व्यू था मेरा, लॉस होने पे आपको 16-18% का नुकसान होगा, और प्रॉफिट होने पे आपको मोटा मोटा 35-40% तक आपको अपसाइड है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल था, और अभी भी ये कॉल एक्टिव है। 46 के आसपास का प्राइस है। सो मुझे लगता है कि 42 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए 52 के ऊपर। इसके बाद जैसे ही सस्टेन होता है, फिर से मोमेंटम आपको दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर जो है जियो फाइनेंस और सुजलॉन दोनों कवर हो गए ना सर? जी जी जी। अब जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। हमारी अगली जो दर्शक हैं वो हैं उनका सवाल गायब हो गया। पुष्पा जी हैं दिल्ली से, MRPL को लेकर के पूछ रही हैं सवाल। कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर, MRPL और रिलायंस पे भी इनका सवाल है, लेकिन रिलायंस पे मैम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे। MRPL पे जानना चाह रही हैं मैम, 155 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? MRPL में अच्छा मोमेंटम है, इवन कल भी था। MRPL पे क्या करना चाहिए अब करंट लेवल के आसपास? हालांकि ऊपर से काफ़ी हल्का हो गया है, 154-55 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और मैम ने 155 पे ही लिया हुआ है। नज़रिया हमें इनका पता नहीं है मैम का, लेकिन आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए विपुल जी, ये कल भी मूव आया था और आज भी मूव आया था, लेकिन आज सस्टेन नहीं हुआ। ऐसे मूव सस्टेन नहीं होता है इस बाजार में, बस 2-1 दिन के लिए मूव आता है, उसको जो है राइड करना चाहिए। अभी 154 के आसपास का प्राइस है, 161 का डे हाई था। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट एज ए इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म व्यू है, 2-3-4 महीने का अगर व्यू है, तो एटलीस्ट आपको 138-139 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। 138 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रही। कल भी साथ साथ पीछे पीछे चेन्नई पेट्रो आ गया था, आज भी MRPL के साथ मोटा मोटा चेन्नई पेट्रो भी थोड़ा बहुत मोमेंटम में आ रहा था, लेकिन ऊपर बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल एनवायरनमेंट उतना बढ़िया है नहीं, और दोनों स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर आ गया। मुझे लगता है कि एज ए शॉर्ट टर्म व्यू MRPL में आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 138 पे मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। फेस बाय अवॉइड कीजिए, नहीं करना है। चलिए, अच्छा सर, जिन्होंने 170 पे लिया उनके लिए भी यही स्ट्रेटजी रहेगी? जैसे साधना जी का सवाल है, उन्होंने 170 पे लिया हुआ है, 300 शेयर इनके पास है, ये भी वही 138 का स्टॉप लॉस लगाए? देखिए सर, ये डिपेंड करता है ना उनके पास कितना क्वांटिटी है और कितना रिस्क 300 शेयर है, अब ये नहीं पता रिस्क कितना है, कितना टाइम फ्रेम है, ये नहीं पता। 300 शेयर भी ना किसी के लिए क्या होता है, बहुत रिस्क होता है। 300 शेयर किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये ना क्वेश्चन के ऊपर वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, कि जब तक डॉक्टर को पूरा पता नहीं होगा ना पेशेंट के बारे में, तब तक डॉक्टर आपको राय दे नहीं सकता। वैसे ही सेम सिचुएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि 138 एक अच्छा जोन है। आप बने रहिए स्टॉप लॉस लगा के, अगर आप अभी तक वेट कर रहे हो। 138 के नीचे व्यू इनवैलिड हो जाएगा, और ये नेगेटिव जो है पैटर्न में चले जाएंगे। सो उसके नीचे आपको नहीं रहना है। ठीक सर, चलिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, रीना जी हैं हमारे साथ। रीना जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार रीना जी, कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ सर, आप लोग बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर, इधर 1 वीक से मैं आप लोग का प्रोग्राम देख रही हूँ, उसके पहले मैं नहीं देखती थी। अरे और कोई बात बिना नहीं है। देखे मैं कॉल उठा ली थी, तो फिर अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप कॉल उठाए मेरा भी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और रीना जी, आपने अभी 1 हफ्ते पहले से आप हमारे साथ जुड़ी हैं, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? ठीक है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। मैं कंटिन्यू करूंगी, अरे थैंक और यू। आप ही लोग के सजेशन के अनुसार मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, उम्मीद करते हैं कि आपका अनुभव बहुत शानदार रहे और बाजार में थोड़ी रिकवरी आए, आप लोगों के पोर्टफोलियो में हरे निशान, हरा जो है थोड़ा सा हरियाली आए। बताइए मैम, क्या फ़ोन है, क्या सवाल है आपका? माफ़ कीजिएगा जी सर, NTPC ग्रीन एनर्जी का 106 के रेट पे 1127 शेयर ली हुई हूँ। अच्छा, 1127 शेयर हैं 106 के रेट पे। ये थोड़ा सा सवाल उल्टा हो गया है। 106 के भाव पर इन्होंने लिया है, 1127 शेयर हैं। NTPC ग्रीन चल नहीं रहा है, और कब तक क्या नज़रिया है, कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर मार्च तक सोच रही थी। मार्च तक हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि
थोड़ा लंबा और नज़रिया आपको लेना पड़े, क्योंकि ये शेयर थोड़ा सा सुस्त है। सर क्या टिप्पणी रहेगी? थोड़ी थोड़ी जान तो आ रही है मतलब पावर के अंदर, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस तो नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? बीते 6 महीने में 16-17% का रिटर्न नेगेटिव का देखने को मिला है, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मैम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतने अच्छे बढ़िया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, और जहाँ पे अलग अलग बढ़िया एक्सपर्ट सब लोग आते हैं, और 6 दिन से मैम ने हाईलाइट किया, मैम देख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि देखिए आप न्यू हो, और आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 90 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। अगर आपका 6 महीने का व्यू, 1 साल का व्यू, वो आपका व्यू है, लेकिन स्टॉक चलता है अपना खुद का एक प्राइस एक्शंस उसके ऊपर। क्योंकि स्टॉक एंड मार्केट दोनों अभी उतना बढ़िया चल नहीं रहा है। आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ 85 में आप मेंटेन कीजिए। अगर 85 के नीचे कभी भी आपको दिखता है ना, आपको लॉस बुक करना होता है, क्योंकि योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस। आपको ऐसा नहीं कि आपका व्यू है 6 महीना 1 साल, ऐसा हो जाए कि 1 साल बाद इसका प्राइस हो जाए 45, तो फिर क्या होगा? आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ज्यादा नुकसान लेना नहीं है। आपको छोटा सा जब लॉस होता है ना, तब आपको स्टॉप लॉस लगाया जाता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 85 में बने रहिए। अगेंस्ट स्टॉक ना जैसे ही 100 ब्रेक करेगा, इसमें फिर से जो फ्रेश रैली है वो आते हुए दिखाई देंगे। ड्यू टू सम रीजन स्टॉक बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, तो हमें लगता है कि 100 के ऊपर, 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी तो होल्ड कीजिए, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ 85 आप जरूर मेंटेन कीजिए, और ऐसे ही चैनल को देखते रहिए। चलिए, ये बात आपके लिए सलाह है रीना जी। बने रहिए कार्यक्रम के साथ, और आपके अनुभव बहुत अच्छे रहें, यही हमारी कामना है। बाकी आपका कोई सुझाव हो तो बिल्कुल हम लोगों को भेजते रहिएगा मैम। इस बीच काफ़ी 3-4 टिप्पणियाँ आई हैं पैराडी फॉस्फेट को लेकर के, और ये सर आकांक्षा जी का भी सवाल है, आकाश त्रिपाठी जी का भी सवाल है। 250 शेयर आकाश जी ने लिए हुए हैं 154 के रेट पर, और आकांक्षा जी भी कह रही हैं कि इन्होंने 186 पर लिए हुए हैं, और कहीं काफ़ी लॉस हो रहा है। तो इन दोनों लोगों के लिए क्या उत्तर रहेगा, जिन्होंने थोड़ा सा ऊपर ले रखा है, जिन्होंने थोड़ा नीचे ले रखा है, लेकिन दोनों ही लोग लॉस में हैं पैराडी फॉस्फेट को लेकर के? सर देखिए, पैराडीज फॉस्फेट पे मुझे लगता है कि 150 पे एक मेजर ब्रेकडाउन आया है, और उसके बाद नीचे ही है। तो जब तक कि अंटिल द रीच अगेन द 150 एंड अबव जोन क्रॉस नहीं करता है ना, यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ सकता है। और इसमें अभी हमारा कुछ भी व्यू नहीं है, क्योंकि 168 150 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन था, उसके नीचे ब्रेकडाउन आ चुका है। अब ब्रेकडाउन पे कुछ भी पॉसिबल होता है कोई भी स्टॉक के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर आपने बाय करके रखा है, तो देखिए आपको कहाँ पे एग्जिट करना है। स्टॉक को अगर चलना है सीधा सीधा 150 इसके ऊपर डेफिनेटली क्लोजिंग होना चाहिए, क्योंकि 150 में एक मेजर सपोर्ट था, उसके नीचे मैं इसमें ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरा नेगेटिव ही व्यू है। नकारात्मक व्यू ही है। तो सर जिनके पास है क्या करें, मतलब एक बार लॉस बुक करें, मतलब क्या सलाह करें? ऑब्वियसली विपुल जी, ये ना हर किसी का इंडिविजुअल स्टैंड रहता है। अभी हमारा व्यू तो इसमें नेगेटिव है, और हमें लगता है कि अगर 150 उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, स्टॉक आपको 115 120 भी ऑन द वे हो सकता है। अब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पोजीशन साइजिंग होता है। अब उनका ये, आई थिंक उनको ये कॉल लेना चाहिए कि आप एग्जिट करेंगे कि नहीं। लेकिन हमारा व्यू स्टिल नेगेटिव है, इसमें अभी कोई व्यू में चेंजेस नहीं होगा अंटिल द रीच अगेन 150 जोन। अब निर्णय आप लोगों के ऊपर है, और ज़्यादा पेन यहाँ बढ़ सकता है अपने हिसाब से। चलिए, आप लोग रणनीति जो है वो तय कर सकते हैं। चलिए, और इस बीच अगली टिप्पणी के लिए आगे बढ़ते हैं। सर कल से जो है ना, वो हम देख रहे हैं काफ़ी क्वेरीज आ रही है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। कल जब से ये जिस तरीके से टूटा है, उसके बाद अब कल्याण में बचा है कुछ कल्याण होने के लिए, या फिर अभी कल्याण से दूरी बना लें? तो यहाँ पर तो कल्याण हो नहीं रहा है। कल के बाद आज फिर 4.25% नीचे। अब जब 2 दिन में इतना टूटा है, तो लोगों ने बेचा तो नहीं होगा। अब रिकवरी की उम्मीद करें, या फिर आंख बंद करके भगवान का नाम लेके लॉस बुक कर लें? क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, 2 सिचुएशन हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में हमें लगता है कि आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप एक बार वेट कीजिए। लेकिन मैक्सिमम, मतलब ये मैं आपको एंड पॉइंट पे बता रहा हूँ, मतलब आपने अगर अभी तक एग्जिट नहीं किया है, मैक्सिमम आपको 339 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर 339 कभी भी ब्रेक होता है,
आपको सीधा सीधा और कुछ नहीं सोचना है, एग्जिट होना है। देखिए स्टॉक मार्केट कोई यहाँ पे कोई अपना नहीं होता है। मतलब कुछ टाइम चलेंगे, कुछ टाइम नहीं चलेंगे, नहीं चल रहा है इसके मतलब ऐसा नहीं कि आपको एग्जिट नहीं करना है। कल्याण ज्वेलर्स है, फिर से भाग जाएंगे। मुझे लगता है कि 339 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस। कल भी गिरा था, और ऐसा नहीं कल परसों नहीं, ऐसा गिर रहा है लास्ट 1.5-2 महीने से लगातार गिर रहा है। तो 339 पे मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक को चलने के लिए 405 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 405 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो फिर से भागेगा। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से ब्रेकडाउन आज आया है, डे लो पे है, लग नहीं रहा है कि इमीडिएट लेवल पे रिकवर पॉसिबल है। एक बात तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए अभी। लेकिन फ्रेश बाई किसी को भी नहीं करना है, अभी दूरी मेंटेन करके ही चलना है। व्यू नेगेटिव है। व्यू नेगेटिव है। चलिए, बहुत सारे PSU स्टॉक्स हैं, उसको भी मुझे डिस्कस करना है, लेकिन इन सबके बीच में बहुत लोगों ने धनराशि भेजी है। पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। दीवान साहब ने धनराशि भेजी है और वो HEG के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो 620 पे लिया हुआ है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन पे आराध्या जी जानना चाह रही हैं। आराध्या डैश के नाम से है, और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन उन्होंने 1157 पे लिया हुआ है। सर HEG 620 और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन 1157। पहले HEG पे बात कर लेते हैं। 620 पे लेके बैठे हुए हैं, क्या व्यू रहेगा? करेंट टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। देखिए HEG मुझे लगता है कि 550 के आसपास है। बढ़िया काउंटर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। रिसेंटली क्रैकडाउन आया बिकॉज ऑफ द मार्केट। कोई प्रॉब्लम नहीं, बने रहने का सलाह होगा इसमें। विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 505 505 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जैसे ही 615 का जोन क्रॉस करेगा, आपको 660 तक लेके जाएगा। लास्ट टाइम का जो टॉप था वहां से गिरा है स्टॉक, तो अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। फंडामेंटली बढ़िया रिजल्ट पेश किया था, तो लास्ट 6 महीने का भी ट्रेंड बहुत बढ़िया रहा है, बने रहिए। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 996 के उसका प्राइस है। 894 पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शूटिंग स्टार पैटर्न हुआ था, वहां पे ऑलमोस्ट 894 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, और बने रहना चाहिए उनको। अगेन आपको 1150 1200 तक मिलेंगे। 1250 1270 इसके ऊपर क्लोजिंग पे ना आपको 1500 के आसपास का वैल्यू मिल सकता है। तो फिलहाल अभी बने रहने का सलाह होगा ओवर द लॉन्ग टाइम। आपको ये मेरा पॉजिटिव व्यू है, तो अभी तो फिलहाल आप बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाई अभी नहीं करना, थोड़ा नीचे आता है 965 955 के आसपास आपको करना है। चलिए, ये टिप्पणी जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच काजल यादव जी बहुत देर से सवाल भेज रही हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं। लेकिन इनका सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये लगातार काजल मैम आपका फ़ोन ट्राई किया जा रहा है। हमारी टीम ने काफ़ी ट्राई किया, आपका फ़ोन मिल नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सवाल जो है हम ले लेते हैं। और इनका सवाल है, अदानी ग्रीन में फ्रेश एंट्री कब करें? तो अदानी ग्रीन में काजल जी फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं। क्या अभी फ्रेश एंट्री के लिए सही वक्त है? क्योंकि बीते 1-2 दिन के अंदर थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। 900 के आसपास क्या ये लेवल सही है? देखिए अदानी ग्रीन अभी 900 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ना वेट करना चाहिए 900 के आसपास। किसी को भी बाई अभी तो फिलहाल करने का मैं एडवाइस दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक ये मोटा मोटा ना फ्रेश दौड़ने के लिए रेडी होगा 1200 के ऊपर, जो कि बहुत लंबा है। अब अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स इतना बड़ा रेंज मैं दे रहा हूं, अगर आपके पास है तो बने रहिए। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस देखना चाहिए आपको। मिनिमम 1.5 से 2 साल का तो व्यू होना, 2 साल का व्यू। मतलब अभी 26 27 28 का तो व्यू 2028 का एक व्यू आपको होना चाहिए। तो 750 का रहेगा स्टॉप लॉस, बने रहिए। शॉर्ट टाइम में आपको एक बार 1150 1200 तक मिलेंगे। 1200 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, एक तरफा रैली 1200 के ऊपर आपको मिलेंगे 1700 1800 तक। लेकिन उससे पहले हो सकता है 1.5-2 साल से नहीं चल रहा है, अभी भी ये नहीं चलेगा जी। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, अभय पटेल जी हैं। अभय जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं अभय जी? बस बढ़िया सर जी, आप बताइए। सब फर्स्ट क्लास सर, आपसे बात हो गई, बहुत अच्छे हो गए। बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है? डेटा पैटर्न है सर जी 3050 के भाव का। 600 शेयर है। 3050 के भाव का, अभी तो काफी लॉस में आप बैठ गए हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अब तो लॉन्ग टर्म बन गए हम। कोशिश किया कीजिए कि मतलब इस पैटर्न से बचें। होता है ये, एक तो कैपिटल ब्लॉक हो जाती है आपकी, कुछ और अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो पता लगा कि पैसे फंसे हुए हैं, और अगर स्टॉप लॉस लेकर के थोड़ा लॉस लेके निकल जाएंगे तो कम से कम हो सकता है अच्छी रिकवरी वहाँ आ जाए। लेकिन चूंकि डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, सवाल पूछते हैं यहाँ पर प्रदीप जी से। प्रदीप सर, 800 रुपये के आसपास का लॉस पर शेयर इनको हो रहा है, क्या व्यू रहेगा? नजरिया शॉर्ट टर्म का था, फंस गए तो लॉन्ग टर्म हो गया।
कोई बात नहीं, डिफेंस बढ़िया काउंटर है और डेटा पैटर्न्स मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। अभी देखिए आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आपने थोड़ा ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था और मार्केट भी गिरा है, ऐसा नहीं कि मार्केट भी ठीक ठाक है, पर्टिकुलर स्टॉक गिर गया है। तो जब गिरता है पूरा थीम, पूरा स्टॉक सेंटीमेंट सब कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो उसी के चलते थोड़ा बहुत खराब हुआ है। आपको बने रहना चाहिए, मुझे लगता है कि 2430 और 2435 ये जो लेवल है ना, ये लेवल क्रॉस होने के बाद फिर से आपको ये स्टॉक 3000 है ना वो मिलेंगे। अब अभी टेंशन मत कीजिए, टॉप में आपको मिलेंगे, मतलब जो 3000 के आसपास का बाइंग है, आपके बाइंग के ऊपर भी 15-20% का प्रॉफिट आपको मुनाफा मिल सकता है। 1.5 साल 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, वेट कीजिए लेकिन बेचिए मत। अगर नीचे है, अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा बहुत आप एवरेज भी करके जा सकते हैं। चलिए ये बात है। अब चूंकि बात सर जो हमारे जो टाइटल है वो नीचे जाता है, उसमें कई सारे शेयर हैं जिस पे हम लोग बातचीत कर नहीं पाए, सवाल थे वो हमने टाइटल में इसलिए डाला हुआ था, तो उन पे ज़रा फटाफट बातचीत कर लेते हैं। पहला है BCCL, जो कि अभी हाल की लिस्टिंग है। आप भी लगातार चर्चाएं कर रहे होंगे इसको लेकर के, आपके पास भी सवाल आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में आ गया है, बहुत लोगों ने हायर लेवल पे भी लिया, लेकिन वो जो आपकी IPO हाई वाली स्ट्रेटजी है यहाँ तो चल रही है या फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शेयर तो ऊपर से काफ़ी फिसल गया। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? बहुत लोग बाय करना भी चाह रहे हैं, 39-40 के आसपास पहुंच गया है, क्या और नीचे आने का वेट करना चाहिए नई एंट्री के लिए? BCCL को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? देखिए अभी 39.59 के आसपास का प्राइस चल रहा है विपुल जी, एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन यहाँ पे हुआ है तो इमीडिएटली चलेगा नहीं। ये तो कॉमन सा बात है कि हमने देखा NSDL भी रैली आया, उसके बाद नीचे आया। हमने देखा HDB फिनेंस भी थोड़ा बहुत रैली आया, फिर से नीचे आया। हमने टाटा कैपिटल उस टाइम पे नहीं चला था, बाद में देखा लिस्टिंग गेन के ऊपर चला। तो जो भी कंपनी न्यू डेट कट बाउंस इमीडिएटली आता है ना, वो बाद में चलता नहीं है। 80% तो लिस्टिंग गेन हो चुका है, 80-85% दौड़ चुका है, और कितना भागेगा। एक बार प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, 2-3 महीना यहाँ पे रहेगा, फिर से भागेंगे। 45 के ऊपर सस्टेन होने में आपको 67, उसके बाद 78-80 तक मिल सकता है। मतलब मैं डबल का बात कर रहा हूँ, वो भी आपका व्यू ऐसे 12-15 मंथ का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक क्रैक आ गया और लिस्टिंग गेन भी जबरदस्त हो गया है। सो इमीडिएट लेवल पे और आपको मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे नहीं। सो टेक्निकली देखा जाए तो जितना होना था शॉर्ट टाइम में हो चुका है। व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म व्यू में यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं होगा। अगर किसी के पास पोजीशन है, मैं लिस्टिंग जिस दिन हुआ था उस दिन भी आपके साथ था, तो मैंने 35 के स्टॉप लॉस दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है। तो हाँ, 35 बिल्कुल। का ही एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए, उसके नीचे नहीं रहना है। और व्यू इसमें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, आप बने रह सकते हो, लेकिन व्यू 12-15 मंथ का होना चाहिए। तो अभी नया खरीदना है तो मतलब अगर 12-15 महीने का नया व्यू नहीं है तो विपुल जी नहीं अभी नया खरीदने में ज्यादा कंफर्टेबल है नहीं, और अगर किसी को बाई भी करना है तो व्यू आप 12-15 मंथ का लेके चलिए। उसमें टारगेट आपको मोटा मोटा यहाँ से दिखेंगे, मिनिमम 50-60% एंड अबव प्राइस आपको मुनाफा आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा 35, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अब देखिए इसमें बेनिफिट क्या होता है ना, 35 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो खोने पे आपको क्या है, 5 रुपीज ही खोना है आपको, लेकिन मिलने में आपको यहाँ से 50% मिल सकता है, यहाँ से 40 रुपीज मिल सकता है। तो वो एक चीज है, लेकिन व्यू शॉर्ट टर्म है नहीं। अगर आप आज खरीदेंगे और कल से रोना स्टार्ट कर देंगे, सर चल नहीं रहा है, चल नहीं, अरे ट्रेड डील हुआ नहीं, मार्केट खराब है, कल से थोड़ी ना चलेगा। तो इट विल टेक सम टाइम, हमें वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ। लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो मत आइए अभी अगर छोटी अवधि का नजरिए के साथ सोच रहे हैं तो। अच्छा ये जरा अब आ जाते हैं RVNL IRFC जैसे शेयरों पे कुछ होगा सर, या अब तो एक हफ्ता बचा है खाली, क्या लग रहा है? काफ़ी क्वेरीज हैं। जुपिटर वैगन पे बीच में रैली आई अच्छी, ये 3 स्टॉक्स पे जरा बताइए, RVNL IRFC जुपिटर वैगन। रेलवे में अभी क्या सलाह आज आप दे रहे हैं? आपके पास भी काफ़ी सवाल लोग पूछ रहे होंगे, नहीं चल रहा। बिल्कुल जी, देखिए रेलवे में व्यू स्टिल क्लियर है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जिनके पास जिनके पोजीशन थोड़ा हाई लेवल पे है, उनका पोर्टफोलियो 30-40-50% अगर नीचे है, तो सिंपल आपने इतना लॉस झेल लिया तो इस बजट आपको देखना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है, उसके पहले नहीं। अब क्या होता है ना, मार्केट में थीम चलता है कि नेक्स्ट बजट में क्या चलेगा। अब नेक्स्ट बजट में क्या चलेगा उसके चलते हम थोड़ा गलत फहमी में आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी जो प्री मीडिया ट्रायल है वो चल रहा था, उसी के चलते बहुत सारे लोगों ने व्यू बना लिया था। अब देखिए नीचे आ गया। अब मैं लगातार लास्ट 6-8 महीना 3 महीने से कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हाथ नहीं लगाना है, फ्रेश बाई तो बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरा व्यू ना यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है। बजट को लेके ज्यादा मैं एक्साइटमेंट पर्टिकुलर रेलवे में अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर अनाउंसमेंट आता है चलिए ठीक है, लेकिन
अभी इसमें हाथ नहीं लगाना। मुझे लगता है कि पहले देख लीजिए बजट, और बजट में भी क्या होगा, ऑलमोस्ट 10 12 13 टका का ही आसपास का जो उनका रैली आएगी आएगी, बिल्कुल सही बात। हाँ वही मोटा मोटा, तो ज्यादा कुछ इस पे होने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है, आप होना होप में मत बैठिए, बजट आएगा तो चल जाएगा। अच्छा ट्रेड डील अच्छा कब होंगे, ऐसे जो होप है ना, ये होप में बैठना मतलब अल्टीमेटली खुद को आप ऐसे बोल लो कि नहीं नेक्स्ट न्यू बेटर आप ढूंढ रहे हो मार्केट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी लॉजिकल, स्मार्टली आपको थॉट रखना चाहिए। तो मेरा व्यू इसमें ओवर द लॉन्ग टाइम पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टाइम में अभी भी मैं इसमें ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ। और कुछ 2 3 हफ्ता पहले रैली भी आया था, उसमें भी हमने एंट्री नहीं किया था। सो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए इंटर रेलवे में। चलिए, ये बात रेलवे को लेकर के हो गई, और जिनके पास है वो शांति से भी उम्मीद के आधार पर मत रहिए। बाकी अगर 6-8 महीने का नज़रिया हो तो क्या करें, बैठे रहें या लॉस बुक करें? 6 8 महीने का नजरिया है तो डेफिनेटली विपुल जी देखिए, ऐसा नहीं कि खराब मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को नेगेटिव कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है ना, देखिए मार्केट एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर जिस तरीके से टैक्सेशन वगैरह है, जब तक अगर थोड़ा बहुत बूस्टिंग मिलता है ना, तो ओवरऑल सेक्टर में एक रैली मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का एनवायरमेंट इतना अच्छा है नहीं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि 6 8 महीने का व्यू है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए आपको। चलिए, अगली टिप्पणी जो है वो आ रही है सर डिफेंस को लेकर के। चूँकि हमको एक बड़ा हिस्सा हम रात को 8 बजे भी अपलोड करते हैं, मैं चाहता हूँ डिफेंस भी उसका हिस्सा रहे। और हमारे एक दर्शक की टिप्पणी भी आई थी पारस डिफेंस को लेकर के, वो जानना चाह रहे हैं। बिमल सिंह रावल जी हैं, और मैं चाह रहा हूँ ओवरऑल बीईएल बीडीएल और पारस डिफेंस एटलीस्ट आप 3 कवर कर लें। इनकी टिप्पणी है, हमको तो अपनों ने लूटा, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, टिप देने वाले अपने थे, नुकसान हर कदम था। मार्केट ने फिर सिखाया ये सबक बड़ा पुराना, मार्केट ने फिर सिखाया ये सबक बड़ा पुराना, खुद की रिसर्च के बिना मुनाफा है बस एक फसाना, खुद की रिसर्च के बिना मुनाफा है बस एक फसाना। बहुत अच्छा लिखा सर, बहुत बहुत सही बात भी है, अपनी रिसर्च बिल्कुल करनी चाहिए। तो सर इनका सवाल डेटा पैटर्न पारस डिफेंस को है, डेटा पैटर्न पे हम बात कर चुके हैं। पारस डिफेंस पे जरा टिप्पणी, और साथ में बीएल और बीडीएल के साथ अभी आपका व्यू अभी डिफेंस को लेकर के है क्या? आज फिर से पिटाई के बाद थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली विपुल जी, देखिए डिफेंस को लेके मेरा पॉजिटिव व्यू है। अब मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। देखिए अगर हम 2005 से देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या थॉट था, जिस टाइम पे कांग्रेस के गवर्नमेंट थे उस टाइम से अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे साल भर 2005 6 7 8 9 10 ओनली फॉर 10 11 के टाइम पे 26% का ईयर टू ईयर बेसिस पे डिफेंस पे जो एलोकेशंस होता है गवर्नमेंट का वो ज्यादा हुआ था। उस टाइम पे डिफेंस का जो बजट हुआ था ना ऑलमोस्ट 1,47,000 करोड़ के आसपास, और वो हाईएस्ट हुआ था लास्ट 5 सालों में, मतलब 2005 से 10 11 की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। उसके बाद देखा जाए अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट करूं, यूपीए गवर्नमेंट जब थे 9 सालों में ऑलमोस्ट 83,000 से लेके 2,03,000 करोड़ के आसपास का डिफेंस में ओवरऑल ये ग्रोथ देखा हमने। तो टोटल अगर हम देखेंगे 10% के आसपास का ग्रोथ, और एनडीए जो मोदी जी का गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के दौर पे ओवरऑल हमने 197% का ग्रोथ देखा है ओवरऑल। तो 11.5% होता है कैलकुलेट करके। सो अगर डिफेंस में हम कैलकुलेट करें 2014 2015 से ऑलमोस्ट 2,29,000 करोड़ से आज लास्ट ईयर तक ऑलमोस्ट 6 लाख 5 लाख करके ऐसे करके इंक्रीज होते जा रहा है। तो हाईएस्ट अगर हमने देखा है वो 17 18 के टाइम पे हमने देखा था, जो पोस्ट डोकलाम चार्ज जो थे उस टाइम पे उस हिसाब से हो रहा था, तो 13% के अराउंड। सो ओवरऑल देखा जाए ये है बजट का डेटा। एंड जिस तरीके से लोग एक हाइप बना रहे हैं अपने आप की, बजट आ रहा है भाग जाएगा स्टॉक, ऐसा नहीं है। बजट से पहले पहले ना भाग जाता है, सिचुएशन से पहले पहले स्टॉक भाग जाता है। तो मुझे लगता है कि 10 11% का एक एडवांटेज एक न्यू ईयर टू ईयर बेसिस पे एक हो सकता है कि पॉजिटिव गवर्नमेंट इस बार थोड़ा 12 टका की जगह हो सकता है कि 15 टका 16 टका कर दे, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे भी एक बार 16% हुआ था, और लास्ट हमने 2017 18 पे देखा था 13% वाई टू वाई जंप, मतलब डिफेंस को लेके जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है हर साल। तो इस बार हो सकता है वो 11-12% इंक्रीज होके 15% ही हो जाए, लेकिन उसमें आपको ऐसा व्यू नहीं बनाना है कोई डिफेंस स्टॉक डबल हो जाएंगे, तोड़फोड़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक नीचे आया है, हमें लगता है कि एक अच्छा खासा फेयर वैल्यूएशन जोन पे है। तो ये जो फेयर वैल्यू है, हमें लगता है कि स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टेड करते रहेंगे, लेकिन फोमो में मत आइए, क्योंकि फोमो में आएंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। बाकी बने रहिए।
फेवरेट काउंटर सर? देखिए फेवरेट काउंटर विपुल जी ऑलवेज एचएल एंड बीएल तो रहा ही है, तो एचएल तो मेरा तरफ से बाई कॉल डेफिनेटली है। मुझे लगता है कि इजीली, जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ 5800 6000 ऑन द वे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि एचएल रहना चाहिए। और उसमें से बीएल भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का बीएल का ग्रोथ है, मार्केट इतना पिट रहा है, लेकिन बीएल देखिए उतना पिटाई बीएल का नहीं हुआ है। और थोड़ा प्राइवेट में अगर मैं आना पसंद करूंगा तो पारस डिफेंस मुझे स्पेशली बहुत ही बढ़िया लगता है, पारस डिफेंस का चार्ट। एंड पारस डिफेंस अगर हम देखेंगे, पारस डिफेंस ना एक पैटर्न के साथ चलता है। अगर हम देखेंगे पारस डिफेंस का कैलकुलेशन थोड़ा करेंगे, जिस टाइम पे पारस डिफेंस लिस्टिंग हुआ उसके बाद हमने देखा 21 का जो टॉप था वहां से पारस डिफेंस 53% नीचे गिरा, फिर से बाउंस बैक। अच्छा, उसके बाद हमने देखा 24 में जो टॉप बनाया था, ऑलमोस्ट उस टॉप में टॉप से 26% नीचे आया, उसके बाद फिर से बाउंस बैक। अच्छा, उसके बाद हमने देखा टॉप किया था अगस्त 24 में, टॉप करने के बाद अपने ऑल टाइम हाई से 46% नीचे आया, फिर से सब कुछ रिकवर हुआ। अब विपुल जी इस बार जो टॉप किया है ऑलमोस्ट टॉप से 37% नीचे आ चुका है। अब मैक्सिमम ना 7 से 8% एक जगह बचा है, मतलब वो सिचुएशन में हो सकता है। एकदम परफेक्ट जगह पे है पारस डिफेंस एज पर द हिस्ट्री, एज पर द कैलकुलेशंस, एंड जिस तरीके से ओवरऑल हमने एक एनवायरनमेंट देखा है कि ग्लोबली एक जो डर का माहौल है, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता चल गया है कि नहीं, डिफेंस पे खर्चा ज्यादा होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि पारस डिफेंस बहुत बढ़िया स्टॉक है, नीचे मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं मैं टॉप में खरीदने का सलाह आपको दे रहा हूँ। 638 है, इजीली आपको 1000 एंड ऊपर आपको प्राइस मिलेंगे नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में, बाय करके जाइए। चलिए बाय करके जाइए सर। आखिरी का सवाल और उसके बाद से आपका डिस्क्लोजर लेंगे, क्योंकि आईपीओ का सेगमेंट भी हमें करना है। और सर जो हमारे कुछ एक दर्शकों ने धनराशि भेजी है, उसमें एक तो हमारे चंदन जी हैं, चंदन कुंदू जी, सीजी पावर को लेकर के जानना चाह रहे हैं, 600 की इनकी बाइंग है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और नेहा खान जी हैं और उन्होंने जी शिपिंग के बारे में आपसे जानकारी चाह रही हैं, 1106 पे उन्होंने लिया हुआ है। तो एक सीजी पावर जो कि 600 पे लिया हुआ है, वहाँ पे इनको 30-32 रुपये का नुकसान चंदन जी को, और नेहा खान जी 1106 पे लेके बैठी हुई हैं जी शिपिंग, वहाँ पे इनके 6-7 रुपये बन रहे हैं। इन दोनों लोगों के लिए आपकी टिप्पणी लास्ट क्या होगी? देखिए सीजी पावर में विपुल जी मुझे लगता है कि एक बार ना जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड था वो एक बार वाइप आउट हो चुका है, 570 चल रहा है, एक बार आपको 550 तक मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, काउंटर बहुत बढ़िया है, बने रहिए। जैसे ही फिर से स्टॉक 605 क्रॉस करेगा ना, इसके ऊपर एक क्लोजिंग पे आपको स्टॉक अगेन 750 तक मिल सकता है, बने रहने का सलाह होगा। रिसेंटली इनको बहुत अच्छा खासा ऑर्डर भी आया है इनके हाथ में, और ये सारा कुछ आपको एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट आने वाला 1 से 2 क्वार्टर में हिट होगा। और जी शिपिंग अभी 1114 के आसपास का प्राइस है, कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही 1180 का ब्रेक आएगा यहाँ पे ऊपर में ब्रेकआउट, मुझे लगता है कि स्टॉक आपको अगेन ऑल टाइम हाई जो था स्टॉक का 1500 के आसपास, तो उसके ऊपर आपको स्टॉक फिर से आते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों स्टॉक्स पे ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। और जी शिपिंग और सीजी पावर आप चाहे तो करेंट जो थोड़ा बहुत एवरेज भी करके जा सकते हैं।